चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो केमिस्ट्री में जो चैप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीओसी। अब इसका एनसीईआरटी में नाम क्या है बोलो? सम बेसिक नहीं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम नहीं है इसका। बोलो, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये एनसीईआरटी में इसका नाम है। लेकिन हम लोग जनरली उसको किस नाम से पुकारते हैं? जीओसी के नाम से पुकारते हैं, बराबर ना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है आपका। जीओसी क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन। आपका जीओसी अगर अच्छा रहेगा ना तो आपका पूरा केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। जीओसी वीक रहेगा तो आपका केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ना 24 से लेके ऑलमोस्ट मैंने 10-12 साल के क्वेश्चन कवर किए, ज़्यादा कवर किए नहीं है क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा चैप्टर को कवर करना है। लेकिन इन सारे क्वेश्चन से एक चीज़ एकदम मैं 100% श्योर हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका 19-20 वीक में होगा तो भी वो क्लियर हो जाएगा। मतलब एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो शैल वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आप ज़रा मुझे बताओ, ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। नाउ टेल मी व्हाट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या वीडियो बराबर है? एकदम परफेक्टली सही है। चलो, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस, अच्छा सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल, ये तो एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है। तो सब्लिमेशन हो जाता है कि एनी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस व्हेन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस सब्सटेंस और वेपर फेज इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है ना। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द लिस्ट। आपके पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो आपके पास इथेन है, इथीन है, कार्बन मॉलिक्यूल C2 है और इथाइन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका सही होगा। तो आप मुझे बताओ, इथेन में क्या हो जाएगा? CH3 ये हो रहा है ना। और इथीन आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हो रहा है, बराबर है। और C2 है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो बताओ इस कॉम्बिनेशन तो यहीं पे पता लग जाएगा। तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड किस में होंगे? इथाइन में हो जाएंगे। और 2 पाई बॉन्ड किस में होंगे? C2 में हो जाएंगे, शाबाश। और 1 सिग्मा बॉन्ड किस में होगा? इथेन में होगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? सेकंड विल बी द आंसर। सेकंड विल बी द आंसर। मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको ध्यान देना है। चलिए, ये भी नीट 24 का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद C6H14 दैट कंटेन 2 टर्शरी कार्बन एटम। हमको ऐसा मॉलिक्यूल देखना है कि जिसमें 2 टर्शरी कार्बन एटम है। तो हमको बेसिकली सबके स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इधर देखो, आपके पास पेंटेन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। और 2 पे क्या है? मिथाइल है। 2 पे क्या है? तो मतलब क्या हमारे पास 2 टर्शरी यहाँ पे कार्बन आपको नजर आ रहे हैं क्या? नहीं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो लास्ट वाला क्या है? ब्यूटेन है। तो 1 2 3 4 और 2 और 3 पे क्या है? डाइमिथाइल। तो ये 2 और 3 पे डाइमिथाइल, ये भी टर्शरी है और ये भी टर्शरी है। इट कुड बी द आंसर, बट हम लोग को अदर ऑप्शंस भी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर कि पहले अगर पहले के 4 में से पहले में 1 2 फंस गया ना तो थोड़ा आगे भी देख लो। अब यहाँ पे देख लो, ब्यूटेन है, बराबर है। तो 1 2 3 4 और ये 2 डाइमिथाइल है। तो मतलब ये तो क्वाटरनरी कार्बन हो गया। तो 100% हमारा, बोलो ना, आंसर क्या हो? एन हेक्सेन है। 1 2 3 4 5 6, बराबर है। तो व्हाट विल बी द आंसर? सेकंड विल बी द आंसर। सही बात है? क्या हो गया? 2 3 डाइमिथाइल किस में डाल दिया मैंने? सेकंड में डाल दिया। हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है? नहीं सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग। ये भी आपका नीट 24 का क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आए ना, बोनस पकड़ के चलो। क्या ये बोनस है? टेल मी द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो बहुत ही सिंपल है कार्बोकेटाइन की। चलो इसको थोड़ा आरटीपी कर लेते हैं। आरटीपी मतलब रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम, थोड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड होती है प्लस एम पे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू plus hyperconjugation, is directly proportional to plus I, and inverse plus is directly proportional to all resonating structure and inversely proportional to all minus effect, है ना। जितने भी माइनस इफेक्ट है, माइनस है इन सबके इन्वर्सली होता है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होता? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटाइन वो कार्बोकेटाइन होता है जिसमें क्या बनता है, बोलो? CPM होता है, मतलब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इवन आपका जो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है वो भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे तो वो कंडीशन कुछ फॉलो हो नहीं रही है, तो आप नंबर ऑफ अल्फा एच गिन लो। क्या गिनोगे? नंबर ऑफ अल्फा एच। तो बताओ इसके पास अल्फा एच कितने हैं? 3 और 2, 5 अल्फा एच है। कितने हैं? 5। इसके पास कितने हैं? एक ही अल्फा एच है या नहीं है? इसके पास बोलो 3, ये 3 और ये 2 और ये 2, कितना हो गया? 7 अल्फा एच है। यहाँ पे जरा चेक करके बताओ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 अल्फा एच। तो व्हाट विल बी द आंसर? हाँ, थर्ड विल बी द आंसर, कंफर्म? थर्ड, यस, 7 अल्फा एच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेथड यूज टू क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। क्या बोलते हो? हैलोजन को कौन एस्टिमेट करता है? कौन करता है? किधर है, किधर है, किधर है? दिस इज द कैरियस मेथड। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। The technique used to purify liquid having high boiling point and getting decomposed at or below their boiling point is, क्या बोलते हैं उसको? Distillation under reduced pressure। ठीक है, हम सब लोगों को पता है, ये लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के आंसर है। ठीक है, चलिए। The compound give blood red color in Lysen test। कौन देगा? कौन देगा? फर्स्ट, कंफर्म? यस, फर्स्ट विल बी द आंसर, सल्फर। ठीक है, यहाँ पे एसिड आ गया। बताएं, which of the following option is the correct IUPAC name of the given compound? Tell me, क्या लगता है? बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले लोकंड भी चेक करना पड़ेगा आपको, लोएस्ट लोकंड। तो बताओ लोकंड किसको मिलेगा? यहाँ पे फ्लोरो को 1 मिल जाएगा, मिलेगा ना? तो 1 2 3 4। अगर आप इसको 1 दे रहे हो, इसको 3 दे रहे हो, इसको 4 दे रहे हो, तो ये 3 4 1 कितना हो रहा? 8, बराबर है। और ये 1 2 4, ये कितना हो रहा? 7। तो लोएस्ट लोकंड क्या हो गया? 7। लोएस्ट लोकंड क्या हो गया? तो 1 फ्लोरो चेक कर लो भाई, 1 फ्लोरो किधर है? 1 फ्लोरो ये 2 ऑप्शन में है, तो 3 और 4 तो हमारा रूल्ड आउट हो गया। अब जरा चेक कर लो, तो 4 पे इथाइल है, सो दिस इज 4 इथाइल, 1 फ्लोरो और 2 नाइट्रो, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। ठीक है ना? तो देखो कभी कभी ऐसे आते हैं ना, लोकंड रूल मत भूलना। ठीक है ना, काफ़ी सारे बच्चे भूल जाएंगे और काफ़ी सारे बच्चे ना इथाइल को नंबर 1 देके आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाया, अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, याद है ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को क्लास में? तो सब ने ब्रोमो नंबर 1 दिया था। ऐसा नहीं करना है, तो ये ब्रोमो क्लोरो तो ये तो बीच में आ गए ना, तो आपको ऊपर या नीचे से नंबरिंग करनी पड़ेगी लोकंड के हिसाब से। अब लोकंड के हिसाब से तो चलो ये 1 या तो यहाँ से नंबरिंग होगी या तो यहाँ से नंबरिंग होगी। अब यहाँ पे अल्फाबेट चेक करो, तो फ्लोरो ऑब्वियसली पहले आएगा, तो 1 2 3 4। हाँ, अब आयुपैक लिखेंगे तो अब अल्फाबेट के हिसाब से लिखो। कैसे लिखेंगे? 3 ब्रोमो, बोलो, 2 क्लोरो, हाँ जी 1 आयोडो, हाँ 1 फ्लोरो और 4 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना? सो दिस इज द नेम, दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिथाइल ग्रुप 24, द मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइज्ड बाय द कार्बोकेटाइन ड्यू टू इंडक्टिव -I, गलत, इलेक्ट्रोमेरिक, गलत, हाइपर कॉन्जुगेशन, यस, और मीजोमेरिक, नो। मीजोमेरिक में कंडीशन क्या होनी चाहिए? मीजो एम इफेक्ट जो होता है, एम इफेक्ट को मल्टीपल बॉन्ड की जरूरत है, पाई बॉन्ड यहाँ पे होना जरूरी है, या तो पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में लोन पेयर का होना जरूरी है, या तो पाई टू पाई का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? -I इफेक्ट, व्हेन ए ग्रुप कंप्लीटली ट्रांसफर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्रू रेजोनेंस इज कॉल्ड +M इफेक्ट। व्हेन ए ग्रुप कंप्लीटली टेक आउट द पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्रू रेजोनेंस इज कॉल्ड -M इफेक्ट। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में बिल्कुल होता है, जिसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को दूसरा नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको बोलते हैं। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलाइजिन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव ब्लड रेड कलर विथ Fe3+ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है,
FeSCN2+ विल बी दी मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स आपका बनता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन pyridine है, सो दिस इज योर pyridine, बराबर है, दिस इज योर pyridine। तो आप जरा मुझे बता दो pyridine में कितने आपके सिग्मा, पाई और एलपी है। तो सिग्मा कितने हैं आपके पास, चेक कर लो, 11 सिग्मा बॉन्ड है, बराबर है। तो ये देखो 11 अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ये फर्स्ट एंड थर्ड रूल्ड आउट हो गया। तो आपके पास 11 सिग्मा, गिन के बताओ कि 11 कैसे है, सबको पता है ना कैसे हो जाएगा। चलो हाइड्रोजन के गिन लो, और 6 तो आपके यहीं आ गए और वो 5 अलग। अब पाई कितने हैं यहाँ पे, 3, तो बताओ क्या होगा, फोर्थ विल बी दी, ठीक है ना, लोन पेयर 1 नाइट्रोजन पे। और ये जो लोन पेयर है दिस इज लोकलाइज लोन पेयर, क्या है ये, लोकलाइज लोन पेयर है ना। तो कुछ लोकलाइज लोन पेयर होते हैं और कोई डी लोकलाइज लोन पेयर होते हैं। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ, क्या क्वेश्चन है भाई, मैच द फॉलोइंग है। तो एक आपके पास मिक्सचर ऑफ सैंपल्स है और दूसरा उसकी प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट, क्या ये डाई होगा ना, क्लोरोफॉर्म प्लस एनालीन, फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, एनालीन प्लस वाटर, बता। ए का थर्ड होगा, देखो फर्स्ट वाले का क्या होगा, ग्लिसरॉल, यही बोले ना आपने, डी, हाँ तो बताओ ना, डी का क्या होगा, एनालीन प्लस वाटर किस में जाएगा, स्टीम डिस्टिलेशन में जाएगा, बराबर है ना। और नंबर सी का आप चेक करो, फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल किस में जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जाएगा। और अगर हम लोग बात करें क्लोरोफॉर्म प्लस एनालीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एनालीन दोनों ही तो डिस्टिलेशन में जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट का किधर है डिस्टिलेशन भाई, ये है, और ये वाला इसके साथ। व्हाट विल बी द आंसर, फर्स्ट विल बी द आंसर, ठीक है। नाउ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, टेल मी in organic compound when inductive and electromeric effect operate in opposite direction, inductive and opposite effect inductive and electromeric effect operate in opposite direction, the inductive effect predominant. Statement 2, hyperconjugation is observed in O-xylene. Xylene का स्ट्रक्चर क्या है, ओजाइलिन मतलब ये ऑर्थो पे जाइलिन है, बराबर है। चलो क्या लगता है, क्या है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर, डिस्प्लेसमेंट, an organic compound when inductive and electromeric effect operate in opposite direction, the inductive effect predominant, हाँ both are false, समझ रहे, दोनों ही गलत है, दोनों ही क्या है, गलत है। कहाँ है भाई आंसर, फोर्थ है, ये है ना, फोर्थ विल बी दी आंसर, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एक मिथाइल आपका रहेगा तभी तो वो प्रॉपर तरीके से जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, बोलो इस तरीके से हो जाएगा ना। अब अगर है क्या नहीं, फिर ये कंटिन्यू चलते रहेगा, इसलिए तो बोलते ना कि ऑल प्लस आई इफेक्ट आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताएं ये क्वेश्चन, Jindal method for the estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen which one of the following compound, एनालीन, बोलो, एनालीन को करता है, नाइट्रोजन को करता है, बट वो नाइट्रोजन को कौन सा करेगा, फ्री नाइट्रोजन है, ठीक है। ये सब आप देखो आपको कहीं ना कहीं जुड़े हुए दिख रहे हैं, वो N डबल बॉन्ड NO2 है, मतलब NO2 इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है उसमें, बराबर है ना। सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आंसर, फोर्थ विल बी द आंसर, द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बोलो
क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सेकेंड हो जाएगा। हाँ, एक, क्योंकि देखो OH की तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका OH है। अगर आप राइट से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, तो 3 पे यही है आपका ऑल, तो सेकेंड विल बी द आंसर। तो व्हाट विल बी द आंसर? 1 ब्रोमो 4 5 बराबर है, तो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल इज द आंसर। ठीक है, आप एक बार चेक करते हुए चलो, उस पर आपके पास है ना अवेलेबल। चलो नेक्स्ट, मैच ईच एटम इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2। चलो, अरे ये तो हो गया ना हमारा, अभी सेम टू सेम 2022 में भी आया था ये क्वेश्चन, अभी तो देखा हम लोगों ने। सेपरेशन ऑफ एनालिन एंड वाटर मिक्सचर किस में गया? स्टीम डिस्टिलेशन में गया। हाँ जी, उसके बाद सेपरेशन ऑफ एनालिन एंड क्लोरोफॉर्म मिक्सचर, बोलो, डिस्टिलेशन में गया। हाँ जी, सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट आई, बोलो किसमें गया? बोलो ना किसमें गया? डिस्टिलेशन अंदर। और सेपरेशन ऑफ डिफरेंट क्रूड ऑयल किसमें गया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। व्हाट विल बी द आंसर? फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, बोलिए ना। चलिए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन शोन इन C1 एंड C2 कार्बन रेस्पेक्टिवली। अब C1 और C2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये C1 है और ये C2 है, तो C1 इज योर sp2 एंड C2 इज योर sp3 बराबर, ये C डबल बॉन्ड O ऐसा है, बराबर है ना, तो दिस इज योर sp2। तो व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट विल बी द आंसर sp2 एंड sp3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं क्या लगता है। assertion is अच्छा स्टेटमेंट है, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट एग्जिबिट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही बात है, assertion का रीजन देखो, inductive effect of chlorine destabilize the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution. However, due to the more pronounced resonance effect, the halogen stabilize the carbocation at ortho and para position। गलत। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो आपके हैलोजन होते हैं, हैलोजन में दो इफेक्ट होते हैं, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एन, बराबर है, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एन। तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो रिएक्टिविटी किससे गवर्न होती है? हाँ, रिएक्टिविटी इज गवर्न बाय, बोलो, माइनस आई, बट डायरेक्टिव नेचर इज गवर्न बाय प्लस एम। डायरेक्टिव नेचर इज प्लस, इफ क्या हो, किससे होता है? क्योंकि यहाँ पे हैलोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देयर इज नो, आप यहाँ पे ये जाएगा और ये तो नेगेटिव 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 बनेगा, तो देयर इज नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इन दिस प्रोसेस। क्या ये आप लोगों को पता है ना? अगर आपने एक हैलोजन ले लो, अगर आपने क्लोरोबेंजीन लिया तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? नॉट टेल मी, क्या बनेगा? ये इसी तरीके से तो बनेगा, बनेगा ना ये, फिर ये कंटिन्यू चलते जाएगा ना। व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट इज द आंसर? क्या है? क्या हो जाएगा, बोलो? अरे बोलते भी नहीं यार। थर्ड, चलो, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, आप चेक करते चले प्लीज। हाँ, द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग, टेल मी। अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मोर स्टेबल किसके बेसिस पर डिसाइड होता है, ऑल प्लस रेजोनेंस, मीजोमेरिक, सीपीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल, बट इतने लेवल पे अपने को जाना है नहीं। नंबर ऑफ एससी स्ट्रक्चर चेक करो, कभी भी आपको कोई इस तरीके के एग्जाम्पल आके जहाँ पे रेजोनेंस वगैरह इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो आप कोशिश करो प्लस एम, सॉरी एचसी चेक करने की। यहाँ पे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दो स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, बराबर है ना? कितने बनेंगे? दो स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे ज़रा देखो, ये दो और एक, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखो 1 अल्फा एच है, यहाँ पे ज़रा देखो ये भी रेजोनेंस वाला है, रेजोनेंस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 अलग अलग रेजोनेंस हो जाएंगे। तो व्हाट विल बी द आंसर? फोर्थ होगा पक्का? रीजन क्या है? आप अगर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे ही बन जाएगा ये,
अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर ये कॉन्जुगेशन भी हो रहा है यहाँ पे, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, मतलब रेजोनेंस अच्छा खासा हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए, द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म, कौन मेटामेरिज्म शो करेगा बताओ? नीट 21 का क्वेश्चन है। क्या लगता है कौन शो करेगा? मेटामर्स के लिए ज़रा मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट है मिनिमम? 4 की रिक्वायरमेंट है। तो C4H10 ज़रा चेक कर लो। ये याद है कि आप लोगों को CH3 CH2 CH2O CH3 बराबर है। फिर इसका आपने दूसरा ऐसा बनाए थे CH3 CH CH3O CH3। फिर एक आपने ऐसा बनाए थे CH3 CH2O CH2 CH3 बराबर है। क्या ये एक दूसरे के मेटामर्स है या नहीं है? बिल्कुल है, दे आर मेटामर्स टू ईच अदर। तो C4H10 वही है, ये चेक कर लो। अब अगर C5H12 जरा देखेंगे वो करेगा क्या? वो तो नहीं करेगा, वो तो हाइड्रोकार्बन जैसा हो गया। हाइड्रोकार्बन जैसा नहीं, वो हाइड्रोकार्बन ही है, बोलो ना। और ये क्या हो गया? आपके ईथर हो गए, वो अल्केन की कैटेगरी में आ गया। ये आपका कौन से कैटेगरी का है? ये ईथर की कैटेगरी का है। तो व्हाट इज द मेटामर्स डेफिनेशन? द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे ऑक्सीजन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। तो सेकंड विल बी द आंसर, राइट? एग्री और नॉट? चलो, what is the correct structure of 2,6-dimethyl DEC4ene? DEC4ene 10 वाला कार्बन अल्कीन है, बताना है आपको। तो DEC4ene है, ठीक है ना? तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये ज़रा चेक करो। 2,6 यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 2,6-dimethyl DEC4ene यही है? आपको नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तो नहीं आ रहा, 1 2 3 पे आ गया, ये तो गलत हो गया। ये जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 पे आ गया, ये तो नहीं हो सकता। अगर यहां से भी नंबरिंग करे डबल बॉन्ड तो 2 3, ये भी नहीं हो सकता। व्हाट विल बी द आंसर? थर्ड विल बी द आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, क्वेश्चंस? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, बोलो, पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जांपल है? चेक करो, सिंपल है। पेपर, मैं जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, आप लोग को मौका है और सोचने का। एक पेपर लेते हैं, पेपर पे हम लोग एक पेंसिल से मार्क करते हैं, फिर एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, सॉल्यूशन को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? रखने के बाद उसको एक डिप करते हैं हम लोग। डिप इस तरीके से करेंगे कि इस तरीके से हो जाए, फिर यहाँ से वो कंटिन्यू इसका फ्लो चलते रहता है और आपको अलग अलग जगह पे डॉट्स आते हैं। फिर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक के आपको उसका डिस्टेंस चेक करना पड़ता है। डिस्टेंस चेक करोगे तो फिर आपका RF आता है, रिटार्डेशन फैक्टर, याद है आपको? आता कि नहीं आता? क्या आंसर होगा? वही है या कुछ और है? हाँ, सिंपल। देखो, आपने थिन लेयर तो वो अलग होगी, उसके लिए फिर वो चेम्बर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता, ठीक है? थिन लेयर। पार्टीशन क्या हो रहा कि जो आपका जो मिक्सचर है, मिक्सचर में जो आपके कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हो, ठीक है ना? सो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। A tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation because of the hyperconjugation. Hyperconjugation में क्या होगा कि CH3 पॉजिटिव और एक आपका था सेकेंडरी, बराबर? सो दिस इज सेकेंडरी, तो यहाँ पे 6 अल्फा H ले लो और यहाँ पे 9 अल्फा H ले लो, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। एक और चीज़ ज़रा मैं याद दिला दूँ कि टर्सरी के रिस्पेक्ट में इवन दी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी आ गया तो भी वो ये लेस स्टेबल होगा और वो मोर स्टेबल होगा। तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो इवन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिसमें रेजोनेंस होता है उससे भी ये एक्सेप्शनल केस था, मैंने पढ़ाते वक्त बताया था क्लास में भी। चलो, a liquid component X can be purified by steam distillation only if it's NCERT based question है, बताओ।
स्टीम वोलेटाइल एंड मिसिबल विथ वाटर। इमिसिबल होगा ना, फर्स्ट होगा ना, स्टीम वोलेटाइल और इमिसिबल विथ वाटर। ए लिक्विड कंपोनेंट X can be purified by steam distillation only। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेटेड, what will be the answer? फर्स्ट विल बी द आंसर। वाई? बिकॉज वो पीएच है, मतलब वो क्या है, बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग है, बराबर है ना, और उस पे O है और उस पे H है। हर कोई H प्लस, प्रोटोनेशन मतलब H प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप H प्लस ऐड करो, यहाँ पे भी आप H प्लस ऐड करो, और यहाँ पे भी आप H प्लस ऐड करो। सब में H प्लस डालोगे ये अटैक कर जाएगा, ये भी लोन पेयर है अटैक कर जाएगा, बराबर है, ये भी लोन पेयर है अटैक कर जाएगा, लेकिन ये लोन पेयर अटैक करने से पहले रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा, तो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो लोन पेयर है, इसके जो लोन पेयर है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है, और जिसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होंगे वो सबसे पहले रेजोनेंस में भाग लेंगे, फिर दूसरों की तरफ जाएगी। ठीक है, बोलो, सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन प्रेजेंट पेन टू इन 4 आयन, 1 2 3 4 5, तो ये पेन 2 इन और 4 पे क्या है, आयन है, बराबर है, यही है, पेन 2 इन 4 आयन। हाउ मेनी, बोलो कितने सिग्मा है, तो आपके पास 2 और 3, 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड तो एक ही जगह नजर आ रहा है, और कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, गिन लो। यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, और ये एक यहाँ पे हाइड्रोजन 5 और 3 8, कितना हो गया, और एक 9, तो 10 हो गया, तो 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। अगर आप सिग्मा बॉन्ड नहीं भी गिनते तब भी आप 3 पाई बॉन्ड को देख के आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग, स्टिल 2019 कोविड का क्वेश्चन है, जरा बताओ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग क्या होगा, क्या लगता है। टर्सरी ब्यूटाइल चेक कर लो, नंबर ऑफ अल्फाइड चेक कर लो, इसके पास देखो, थोड़ा चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको, मैंने अभी वो बोला नहीं कि वो आंसर है करके, मैंने अभी बोला नहीं है कि वो आंसर है, मतलब चेक करो पहले, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब इसका चेक करो, ये नंबर 1 वाले का बन गया, नंबर 2 वाले का बनाओ, CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH2 CH3, नंबर 3 वाले का बनाओ, CH3 CH3, थोड़ा ऐसा एक्सपांडेड फॉर्म में बनाया करो प्लीज़। हाँ बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये CH2 CH3, और ये नंबर 4 है आपके पास, बोलो क्या है, CH3 CH2 पॉजिटिव। नाउ नंबर ऑफ अल्फा H जरा गिनो तो क्या हो जाएगा, इसके पास कितने, 3 और 0, 3 ही अल्फा H है। यहाँ जरा बताओ, 2 और 2 4 अल्फा H है, यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H है, और यहाँ पे 2 अल्फा H है, तो व्हाट इज द आंसर, 3rd इज द आंसर। आपको समझ में आ रहा है, देखो बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने ये 3 टाइम दे दिया, टर्सरी बताने के लिए, तो कभी कभी आंखों का धोखा भी होता ना, इस चीज़ को याद रखें। चलिए, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग, ये भी तो बहुत ही यूज टू क्वेश्चन है हम लोग, मोस्ट स्टेबल कौन होगा ज़रा बताओ, जो NO2 के दूर होगा, 3rd, NO2 इज ए माइनस आई इफेक्ट, जितना दूर रहेगा उससे कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा सेफ रहेगा। ये आप लोगों ने किया होगा ना PYQ पहले भी। द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग कंसर्निंग द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्सटीट्यूएंट, जरा बताओ किसका माइनस आई ज़्यादा होगा, फ्लोरीन, फिर O, फिर N, यही होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वो OH का प्लस M या माइनस M ज़्यादा है या NH2 का है, भाई बहुत सिंपल है, O को चेक करो और N को चेक करो, किसका माइनस ज़्यादा है, O का ज़्यादा है तो वो लास्ट जाएगा और NH2 पहले आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस M में, प्लस M की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस में पहले आएगा, माइनस में तो O पहले आ जाएगा और N बाद में जाएगा, लेकिन प्लस में ज़रा चेक करो, प्लस में कौन जाएगा। इसलिए देखो जब एनालिन का जब हम लोग कुछ भी करें तो वो खुद ही रिएक्टिव करता ज़्यादा, क्योंकि उसका प्लस M ज़्यादा है, ठीक।
द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, बताइए। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज, गलत, यही हो गया। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज, गलत। इलेक्ट्रोफाइल कैन इधर बी न्यूट्रल और पॉजिटिव, यस इट कैन बी आंसर एंड फॉर्म दी, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरली न्यूट्रल, थर्ड इज द आंसर, ठीक है ना, वेरी इजी। देखो आपको नीट में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़ा नेक्स्ट, यही है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो मैंने बताया था कि आपको जो प्रैक्टिकल वाले जो क्वेश्चंस है उसको थोड़ा ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है ना, डिस्टिलेशन वाले या आपका वो टेक्निक वाला है ना, इन सबको थोड़ा अच्छे से याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कन्फॉर्मर ऑफ इथेन, कन्फॉर्मर ऑफ इथेन, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंज, गलत। एनसीईआरटी का है, मैंने खुद की नोट्स में भी लिखवाया था ये पढ़ाते पढ़ाते। बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, सो दिस इज द लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की लाइन है, रटी भी है, पता होना चाहिए आप लोगों को। द आयुर्वेदिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इसमें कीटोन है, एक अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन जरा चेक करो, हेग्स हेग्स हेग, सभी हेग्स है। 3 पे ओन है, ये 3 पे ओन है, और 2 पे मिथाइल है, 2 पे क्या है, मिथाइल है। व्हाट इज द आंसर? हाँ, तो 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल, बराबर है, ठीक है, पर बताओ, जरूरत नहीं है, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जरा बताओ किसकी ज्यादा होगी? तो ट्रिपल की ज्यादा होगी कि नहीं होगी ज्यादा? तो सो सेकेंड विल बी द आंसर, ये 50% परसेंटेज एज कैरेक्टर, ये भी 50% एज कैरेक्टर, ये 33.33% एज कैरेक्टर, और ये 25%। और आपको मालूम है, आपको पता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट सुटेबल मेथड of separation of 1:1 mixture of ortho and para nitrophenols is, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल को कैसे सेपरेट करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन से। किसे करेंगे? स्टीम, बिकॉज दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये सुनो, ये क्वेश्चन पता है क्या, एक और अलग तरीके से आपको फिनॉल में भी मिलेगा। पता है क्या, उसने बोला था कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल में कौन ज़्यादा वोलेटाइल है ना, तो कौन ज़्यादा होगा? ऑर्थो वाला हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि पैरा अपनी और कनेक्टिविटी एसोसिएशन बनाता है, पैरा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और ऑर्थो इंट्रा, और पैरा क्या बनाएगा? इंटर बनाएगा। इंटर मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उसके मॉलिक्यूल के एसोसिएशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे उस पर क्वेश्चन आया है, वो हम लोग फिनॉल में भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये भी क्लास नोट का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आंसर? इसके लोन पेयर क्या है? लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड है। क्या है? डीलोकलाइज्ड है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 2 और 5 पे क्या होगी? ज्यादा होगी। तो व्हाट इज द आंसर? 2 and 5 विल बी द आंसर, इन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन केस ऑफ पायरॉल, बराबर है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म? कौन टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? बताए कौन करेगा? थर्ड ओनली। उसका रीजन क्या है? इसके बाद यही हाइड्रोजन है वो इधर जाएगा और ये टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। ये ब्रिज वाले हैं, ये रूल्ड आउट हो गए, और यहाँ पे ये ब्रिज है और इधर में नो हाइड्रोजन अवेलेबल। तो नो हाइड्रोजन है, इसका मतलब रिएक्शन भी, आई एम सॉरी, टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना क्या है? जरूरी है, ठीक है ना। चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जरा ये बताओ, थर्ड पहले आ जाएगा, ये सेकंड पहले आ जाएगा? ये थर्ड है और ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे। तो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी, आपको याद है ना स्लोगन एसिडिक स्ट्रेंथ का? स्टेबल एनायन, बोलो, फॉर्म, बोलो ना, स्ट्रॉन्गर एसिड, बराबर है, स्ट्रॉन्गर एसिड। आप जरा मुझे बताओ, एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? ये जब
COH के आपको ये भी पता है कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अरे बोलो बोलो ना, पढ़ा ना हम लोगों ने। एज द माइनस एम इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एज द प्लस इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। पता है या नहीं है सब चीजें? तो अब मुझे बताओ, हम लोग यहाँ पे 1 2 3 हमारा आंसर में से पहले कौन आएगा? तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1। तो 2 3 1 बी इज द आंसर। एनी डाउट सना? क्यू प्लस एन लोन पेयर बेटा, इसके लोन पेयर है, लेकिन उसको रेजोनेंस करने के लिए, मीजोमेरिक करने के लिए कोई साथ में कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई बॉन्ड वगैरह सिस्टम नहीं है ना, तो ईएन जैसा काम करेगा। ठीक है ना? एक बार हमारा ये चैप्टर वाइज वगैरह हो जाए ना, तो थोड़े मैं इंडिविजुअल आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ के इंडिविजुअल क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अलग क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो हम लोग चैप्टर वाइज जाएंगे, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ द स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, क्या आप लोग खुद पढ़ के जवाब दे सकते हो इसका? बोलो। इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, गलत, यही रूल्ड आउट हो गया। Eclipse conformation of ethane is more stable, गलत। Staggered conformation of ethane is more stable than eclipse conformation because staggered conformation has no torsional strain, ये भी सही है। The staggered conformation of ethane is less stable than eclipse, ये भी गलत है। तो what is the answer? Third is the answer, ठीक है। चलो, which among the following, ये तो मैंने देख लिया है, among the molecule can exhibit tautomerism, तो third will be the answer, ठीक है। Now the compound that give the most stable carbonium ion, what is the carbonium ion? कार्बोकेटायन। कार्बोनियम आयन क्या होता है? कार्बोकेटायन ही होता है। तो CCl बॉन्ड आयनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग। तो आप मुझे बताओ, ये बाहर निकला तो टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, ये बाहर निकला तो ये भी कार्बोकेटायन बनेगा, C के पास CH2O2, ठीक है ना। ये कार्बोकेटायन बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन निकलेगा, ये कार्बोकेटायन। तो मैंने अभी बताया इवन द बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से भी ज्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्शरी कार्बोकेटायन। तो सेकंड विल बी द आंसर बिकॉज ऑफ द 9 अल्फा H। बताया कि नहीं बताया? वापस से याद दिला देता हूं कि जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन आपका होता है, बोलो ना, वो मोर स्टेबल होता है इवन द बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है किसी भी हाल में। ये एक्सेप्शनल केस था। ठीक है, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, द हाइपर कंजुगेशन किसमें होगा? किसमें होगा? किसमें अल्फा हाइड्रोजन है? जरा चेक करो, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, चेक करो। ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है या नहीं है? मैंने आपको बताया था पॉजिटिव के बाद वाला कार्बन, डॉट के बाद वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, अगर उस पर हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो व्हाट इज द आंसर? थर्ड ओनली, 3 इज द आंसर। टेल मी which among the following is most correct electron displacement? करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा जेई वालों को भी पूछ रहा है इस बार। आप बताओ कि किसका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सही होगा? सी विल बी द आंसर। मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से लिखता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ये इधर जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? या Cl बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएंगी जो कोई रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगी। तो यही प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको याद दिला देता हूँ, ये जो एरो है, एरो, इसको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको रसल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने? रसल नाम का साइंटिस्ट। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रसल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आपका बताएगा। अगर आपको कंप्लीट एरो दिख रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा फिश हुक जैसा तो वो क्या है भाई? सिंगल इलेक्ट्रॉन। द एनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट इज गिवन बिलो द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग। जरा बताओ, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? 18 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, जरा चेक कर लो। गिनो ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये इथाइल वाला मतलब ये CH2 CH3, ये 11 12 13 14 15 16,
18 16 है या कितने हैं? एक हाइड्रोजन भी है, ये भी हाइड्रोजन है, 18 है। 18 तो एक ही जगह है ऑप्शन, फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है ना। बताए इसका आंसर। कौन टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? तो मैंने अभी बता दिया था कि आपको नंबर ऑफ अल्फा एच देखने हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, वो आ जाएगा यहाँ पे और ये इस तरीके से जाएगा रेजोनेंस में। यहाँ पे भी अवेलेबल है या नहीं है? वो इधर जाएगा, वो इधर आएगा। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट इज द आंसर? बोलो ना, फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द आंसर। सही बात है, बोलिए ना। 2015 का नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल इज ए लुईस, अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, सही बात है। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, ये भी सही बात है क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होती है। द न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, ये भी भाई सही बात है, वो प्रोटॉन की तरफ भागेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन। लेकिन न्यूक्लियोफाइल लुईस एसिड तो हो ही नहीं सकते। लुईस एसिड क्या होते हैं? विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? नॉट न्यूक्लियोफाइल नॉट ओनली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर बट ऑल्सो फॉर्म विद दैट सेंटर। क्या अपनी क्लास नोट की ये लैंग्वेज है या नहीं है? द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SN1 रिएक्शन, व्हाट इज द आंसर? इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीड टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। सुनो, ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी मैंने दिया था, तो उसमें कुछ बच्चों ने 100% रेसिमाइजेशन लिख दिया। तो आपको देखना है सारे ऑप्शंस को पढ़ के, सारे ऑप्शन में तो इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन मैंने आपको बताया था, याद है क्यों? मैंने बताया था, इस शॉर्ट में लिख के बताया था कि आपने ये डाला, आपने NU डाला है ना, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये स्लो स्टेप होगा, बराबर है ना, RDS होगा, है ना, ये बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, तो एक RNU ऐसा बनेगा और एक NUR कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो मैंने बोला था कि ये प्लस माइनस मिक्सचर हो गया। क्या बन गया? प्लस माइनस। तो ये तो बेटा आपका रिटेंशन है या नहीं है? और ये आपका क्या है? इन्वर्जन है। ये आपका क्या है? इन्वर्जन है, क्योंकि बैक साइड अटैक हो गया। और मैंने आपको बताया था कि बैक साइड अटैक स्लाइटली फेवरेबल होती है SN1 में भी, SN2 में तो बैक साइड ही होता है। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें SN1 में भी अगर पूछा जाए तो उसमें भी आप याद रखना कि SN1 में फ्रंट साइड अटैक भी होता, बैक साइड अटैक भी होता, जिसमें से बैक साइड अटैक इज स्लाइटली मोर स्टेबल एंड प्रोडक्ट भी ज्यादा बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर CH3 CHOH COH दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव कॉल्ड एनंशियोमर। क्या हो जाएगा? CH3 CHOH COH, है क्या नहीं? तो ये आपका लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड ऑब्वियसली एक दूसरे के क्या रहेंगे? एनंशियोमर रहेंगे। एक डी लैक्टिक एसिड बनेगा, एक एल लैक्टिक एसिड बनेगा। इसके स्ट्रक्चर भी बना लेता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे आप CH3 ले लो, यहाँ पे COH ले लो, या COH को ऊपर लो, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो ये OH इधर, ये H इधर, यहाँ पे मिरर डाल के चेक कर लो। मिरर डाल के करोगे तो ये डी लैक्टिक एसिड हो गया, इसका L बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे के एनंशियोमर हो गया, एनंशियोमॉर्फ्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयनाइज शैल बी गिवन, ये तो हो गया ना ऑलरेडी। द इनॉल, ये भी हो गया हमारा, बराबर है, ये भी हमारा हो गया। और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, आपको पाई बॉन्ड बताने हैं। बहुत ही सिंपल है यार, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। किधर है 4? पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला या पाई बॉन्ड बोला? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो 4 पाई बॉन्ड है, तो मतलब कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए। कितने हैं? सेकेंड विल बी दी आंसर। और मेरे हिसाब से यहाँ तक सफिशिएंट है हमारे पास, ठीक है। यस, अब यहाँ पे हमारे पास एंड हो गया। और हाँ, मतलब यस, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, ठीक है। अब बताओ मुझे, आज GOC का जो बेसिक लेक्चर आप लोगों ने देखा, इसमें कुछ है ही नहीं। आप लोगों ने मुझे JEE लेवल पे भी PYQ करवाते देखे, है ना, और आप नीट लेवल पे भी देख रहे हो। तो JEE लेवल अच्छे टफ कंपटीशन देता है। मैं क्वेश्चन इसीलिए आप लोगों को JEE के करवाता ताकि जब नीट के क्वेश्चन हम लोग देखें तो हम लोगों को बहुत ही आसानी फील हो।
हम लोग पैनिक ना करें, हम लोग को ये फील ना हो कि यार हमारा एक्चुअल में थोड़ा प्रॉब्लम जा सकता है या हम लोग को क्वेश्चन नहीं जमे, तो हम लोग हमेशा अपर हैंड की तरफ ही जाएंगे, राइट। तो ये हमने जीओसी के कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन को पकड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमारा ना पूरा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चालू हो चुकी है, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, जीओसी, जीओसी के बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बाद अल्काइल हैलाइड, ऑर्गेनिक पहले देखेंगे, अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन्स, ठीक है ना। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या अमाइंस, देन बायोमोलिक्यूल्स। तो ये 7 एनसीईआरटी के बेस हमारे चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जाएंगे इनऑर्गेनिक पे, आएंगे पीरियोडिसिटी पे, फिर केमिकल बॉन्डिंग, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, है ना, सॉल्ट एनालिसिस। तो इस तरीके से हम लोग पूरे मैक्सिमम केस में हम लोग कोशिश करेंगे हमारे चैप्टर को कवर करें। तो इससे आपको अप्रोच वगैरह भी समझ में आएंगे, जहाँ जहाँ पे गलती आपको हो रही वो भी समझ में आएंगी कि किस तरीके से आपको आपकी गलतियों को सुधारना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कल, जहाँ पे हम लोग कल नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। चलो बाय।